हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मेन टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी भी चीज का टर्निंग इफेक्ट फोर्स का, जैसे देखिए यहाँ से मैं इस पेन को ऐसे टर्न कर देता हूँ, तो जो फोर्स ने टर्निंग इफेक्ट डाला है, टर्न करने का जो इफेक्ट डाला है उसको टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क को टाउ द्वारा लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का एक और नाम भी है। तो ये ग्रीक भाषा का अक्षर है टाउ, इससे इसको लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन में आपने लिख लेना है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी and formula of torque is equal to force, जो फोर्स हमने लगाया है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये है, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ जिससे ये टर्न हो गया, मुड़ गया। तो जो मैंने फोर्स लगाया है ये वाला, ये तो मैंने फोर्स लगाया हाथ से, और ये तो फोर्स जितने भी न्यूटन होगा वो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी ये वाली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, तो जो फोर्स हम लगाएंगे उसका इफेक्ट भी ज़्यादा बनेगा। जैसे देखिए, ये गाड़ी का टायर ऐसे होता है, पंक्चर हो जाए तो इसको हम खोलते हैं, स्टेपनी चेंज करते हैं, तो उसमें यहाँ पे पेंच होते हैं, 5 या 6 पेंच होते हैं। तो उसमें यहाँ पे पाना लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा के, और फिर लंबी राड से उसको खोलते हैं। तो जितनी लंबी राड होगी उतना ही जो फोर्स का इफेक्ट है वो ज़्यादा बने, उतना ही पेंच पे जो जोर है वो ज़्यादा लगेगा। तो उसी हिसाब से क्यों लगेगा ज़्यादा? क्योंकि टॉर्क ज़्यादा हो जाए। फोर्स तो उतना ही लगाया, बल्कि फोर्स हो सकता है कम लगाना पड़े, लेकिन जो डिस्टेंस है, राड लंबी जो होगी, जो राड है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी। तो लंबी राड होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो जिससे उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। जैसे देखिए, पानी की वाल खोलते टाइम हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के खोलते या बंद करते हैं पानी की वाल को। ये देखो, यहाँ से अगर इसको यहाँ से पकड़ के बंद करते हैं या खोलते हैं तो जोर ज़्यादा लगेगा। देखो, यहाँ से जोर ज़्यादा लगेगा, यहाँ से नज़दीक से करें और भी ज़्यादा लगेगा इस प्रकार। तो बीच में से करें तो कम जोर लगेगा, और बिल्कुल यहाँ से करेंगे तो और भी कम जोर लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली। फोर्स तो हाथ ने लगाना है, फोर्स तो यहाँ पे हाथ से लगेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टॉर्क ज़्यादा बनेगा, और टॉर्क ज़्यादा बनेगा तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी ज़्यादा बनेगा। इस प्रकार यहाँ से नज़दीक से करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गई, तो फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ से फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप टॉर्क को सही समझ सकते हैं। तो टॉर्क आपको सही समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिस्टेंस होगी, यानी ज़्यादा लंबी राड होगी, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क तो हमें उतना ही चाहिए। वाल को या कोई भी चीज़ है उसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए टॉर्क तो हमें चाहिए उतना ही। अगर लंबी राड होगी
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स, थोड़े फोर्स से काम चल जाएगा। अगर रॉड छोटी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे पेंच को चाबी से खोलते हैं तो चाबी अगर ज़्यादा लंबी है तो थोड़े जोर से हमारा काम चल जाता है। चाबी अगर छोटी है तो फिर जोर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। कई बार तो छोटी चाबी से पेंच खुलता भी नहीं है, वो जो नट है वो खुलता नहीं है छोटी चाबी से। लंबी चाबी है, लंबा पाना है तो उससे आसानी से बोल्ट खुल जाता है, नट आसानी से खुल जाता है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको टाउ से लिखते हैं, इस प्रकार वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला खुद बना सकते हैं बिना याद किए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपने देख भी लिया होगा खुद ही। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जिन्हें याद नहीं है वे अब याद कर लो। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये होता है फोर्स का, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कोई भी हो उसका फॉर्मूला होता है l की पावर 1। तो ये बन जाएगा m की पावर 1, l की 2, t की पावर -2। तो टॉर्क का फॉर्मूला वही बन गया जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब इसकी यूनिट बना देते हैं, यूनिट भी खुद बनाएंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी टॉर्क की यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर, याद रखने न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कपल। कपल का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। जैसे ये कोई चीज है, इसको घुमाना है तो दो तरीके हैं। एक फोर्स से भी तो छोटी चीज है, घूम जाएगी फोर्स से भी ऐसे, लेकिन एक फोर्स को कपल नहीं कहेंगे। अगर दो फोर्स लगाएं, एक इस एंड पे लगाएं फोर्स और एक इस एंड पे लगाएं, दोनों फोर्स इक्वल फोर्स होने चाहिए। दोनों जितने न्यूटन का ये है उतने न्यूटन का ये होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे ये इधर लगे तो ये इधर लगे, ये क्लॉकवाइज लगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगे, इस प्रकार। तो इसको कहते हैं कपल। तो जैसे ये कोई चीज है, एक फोर्स तो इधर लग जाए क्लॉकवाइज और एक फोर्स इधर लग जाए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो ये चीज आसानी से इसको हम घुमा सकते हैं। तो जो मोटर होती है बिजली की, जैसे पंखा होता है, पंखा मोटर से चलता है, उसमें दो फोर्स लगते हैं। ये बात 12वीं क्लास में पढ़ोगे आप। इसी कारण उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बनती है। एक फोर्स ऐसे लगता है और एक ऐसे लगता है, दो फोर्सेस लग के पंखे को घुमाते हैं। इसी कारण वो बहुत ही फास्ट घूमता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशन का मतलब होता है घुमाना किस चीज को। तो रोटेशनल मोशन होता है जब कोई चीज ऐसे रोटेशन में जाती है, ऐसे ऐसे घूमती है, तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, पंखा जो घूमता है, पंखे की मोशन को, पंखे की जो पंखुड़ियां हैं उनकी मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। ऐसे ही कोई व्हीकल है, उसके जो टायरों की जो मोशन है उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। A body is said to possess rotational motion if all its particles move along the circle in parallel planes. सारे पार्टिकल्स सर्कल में घूमे ऐसे, तो सर्कल में घूमने वही सर्कुलर मोशन ही होती है और रोटेशनल मोशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? टर्निंग मोमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल है उसकी जैसे वो टर्न करता है ऐसे,
तो उसकी टर्न की मूवमेंट को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इसको L द्वारा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय L। और इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम आपको पहले बताया हुआ P द्वारा उसको लिखते हैं P इज इक्वल टू mv। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि पिछली वीडियोस जो नहीं देखते उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अगली वीडियोस भी समझ में नहीं आएगी। अब लीनियर मोमेंटम आ गया, इसकी वीडियो जिसने भी नहीं देखी उसको क्या पता कि वो क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखना इसी फॉर्मूले से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बना लेते हैं, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो मास का तो होता है m की पावर 1 और वेलोसिटी का होता है L की 1 t की पावर -1। ये वेलोसिटी का मास इनटू वेलोसिटी तो ये हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L की पावर 1। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। डिस्टेंस का तो लेंथ होती है, डिस्टेंस लेंथ L की 1। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, m की 1 L की 2 t की पावर -1। m की तो 1 पावर हो गई और L की 2 पावर बन गई, एक ये और एक ये 2 पावर बनी L की 2 और t की पावर -1 बन गई। तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है एंगुलर मोमेंटम को तो ये बन जाएगा वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर R। P तो हो गया लीनियर मोमेंटम और R हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट बना लेते हैं, यूनिट फॉर्मूले से यूनिट बना लेंगे अपने आप बिना याद किए। फॉर्मूले से बहुत कुछ बन सकता है। देखो मास की तो यूनिट होती है किलोग्राम, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस की होती है मीटर। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो अब ये कंबाइंड कर लेंगे तो बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मीटर की 1 पावर ये है, 1 पावर ये है, कोई पावर नहीं लिखी हो इसका मतलब 1 होती है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर 1 पावर ये 1 पावर ये 2 होगी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बन गई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो यही है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ना घटना ना बढ़ना, कम होना नहीं ज्यादा होना, उसको कंजर्व्ड कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी समझ लो। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो किसी से कोई मतलब ना रखे, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे,
उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मैकेनिक्स में तो आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और जो गैसेज वाला चैप्टर आएगा उसमें टेम्परेचर का हिसाब होता है, उसमें आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें कोई भी हीट की लीकेज ना हो, ना तो बाहर से कोई हीट आए ना उसकी हीट अंदर जाए। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना तो हीट उसकी बाहर जाए ना बाहर से उसके अंदर आए हीट। लेकिन मैकेनिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहेंगे जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो वो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, ना कम होता ना ज़्यादा होता। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए आज इतना ही कर लो। ओके, थैंक्स।